अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आमतौर पे कहा जाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसले जवां हैं तो यकीनन उनका हल निकल ही आता है। और ख़ास तौर पे जिंदा कौमें अपने सामने आने वाले हर चैलेंज का बड़ा जवांमर्दी से मुकाबला करती हैं। यही कुछ हमने इस हफ्ते देखा, क्योंकि एक दफ़ा फिर याद ताज़ा की 1965 की जंग की। पाकिस्तान में 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया गया, फिर 7 सितंबर को फ़ज़ाइया का दिन मनाया गया और इन्हीं दोनों दिनों की जो अहम तक़रीबात थी उसमें इसी जोश व वलवले को दोबारा से उजागर किया गया। पाकिस्तान के सामने इस वक्त कई सारे महाज हैं और इन पे हम सबको डट कर इनका मुकाबला करना है और अपनी जंग को आगे लेके चलना है और उसको जीतना भी है। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो इस वक्त फोरफ्रंट पे मसला आया हुआ है वो पाकिस्तान में पानी की किल्लत के हवाले से है, जिसके लिए हम देखते हैं कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है और पाकिस्तानी भी यकजां होकर इस कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं कि यकीनन हमें अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान में डैम्स बनाने हैं। आज हमने देखा कि एक खुसूसी पैगाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिनमें एक वैसे भी हम देखते हैं कि इस नई हुकूमत के आने के बाद एक सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म पाया जाता है, एक पॉजिटिविटी पाई जाती है कि यकीनन अब पाकिस्तान में हालात और चीज़ें बेहतरी होंगी। और ख़ास तौर पर जो तरजीहात का हवाला दिया जा रहा है, जिस तरह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्हीं गोल्स को आगे लेके चल रहे हैं, तो ख़ास तौर पर क्या पैगाम था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, आइए दिखाते हैं आपको। अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। ख़ास तौर पे अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूँ इस चीज पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। ये मसला अभी से नहीं शुरू हुआ। उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपका पैसे की मैं हिफाजत करूंगा। ये सारा पैसा आपका इस डैम में जाएगा। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मानी जाती है वो उनका लिंक है और जो उनकी फॉलोइंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की है विद हिज वर्क एज अ फिलांथ्रोपिस्ट। आई थिंक उसी को कैश इन करते हुए, उसी पे बैंक करते हुए ही इज़ गिवन दिस कॉल टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इसको बड़ा ही वार्म रिस्पॉन्स मिला है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस हफ्ते में हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब को बहुत सारे कठिन फैसले भी करने पड़े। कुछ चीज़ों ने उनको बैकफुट पे भी डाला, उनको और उनकी हुकूमत को, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विजिट था अमेरिकन डिप्लोमेसी का, वो भी हमने देखा कि ये सफारती जो सफ़र पाकिस्तान में है ये किस तरह आगे बढ़ा, उसमें क्या अहम फैसले किए गए, क्या चीज़ें मंजर आम पे आई, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। PTI की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब रमेश कुमार साहब, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जनाब कैसर बंगाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं रमेश कुमार साहब आपसे करना चाहूँ, ये तो शुरू से ही कहा गया कि इक़्तिसादी तरजीहात अव्वलीन प्रायोरिटीज़ हैं इमरान खान साहब के लिए और PTI की हुकूमत के लिए, लेकिन इस 10 दिनों में हम देखते हैं कि कुछ मुश्किल फैसले भी थे, कुछ अच्छे फैसले भी थे। वॉज इट प्री थॉट, ये पहले से सोचा हुआ था आपने कि ये डैम्स का जो मंसूबा है, उसका जो फंड है, खास तौर पर चीफ जस्टिस का जो फंड है, उसके साथ मिला दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर फंड को, या ये इट्स अ न्यू थॉट दैट हैज कम फॉरवर्ड? एक तो जो वहाँ पे जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है वो, और दूसरा ये कि हमारे पास रिजर्वायर नहीं बने और जिसकी वजह से पानी हमारे पास फसलों के लिए तो दूर रही बात, पीने के लिए पानी नहीं है। इतना हम शार्टेज में चले जाते हैं। जब हब डैम के अंदर भी वहाँ पे हमें पानी कम होता है तो कराची के अंदर पानी की शार्टेज हो जाती है। और आपने देखा कि टैंकर माफिया कितने पैसों के हिसाब से पानी बेचती है और लोग जो है वो पानी के लिए भी तरसते हैं। ये बिल्कुल सही बात की है खान साहब ने कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम था जो जिनकी गवर्नमेंटें रही है, मगर ये माजी में इन चीज़ों के ऊपर जो है ना फोकस नहीं रहा। पानी की वजह से हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अगर डैम बनते तो वो भी मिकदार में बन सकती थी और पानी का भी मसला एक तीर से दो शिकार हो सकते थे, मगर वो नहीं किया गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाले हैं, मगर पानी का बहुत बड़ा मसला है। इकोनॉमिकली जो
हमारा क्राइसिस है, वो मसला है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर डॉलर में यहाँ पे पैसे बेचते हैं, डोनेशंस देते हैं, तो उधर से भी दो तीर का एक शिकार होगा कि जो हमारे रिजर्व है फॉरेन से अगर ये आएंगे पैसे तो वो भी बढ़ेंगे, जिसकी इस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कॉल ऑफ एक्शन दी गई है उसमें क्या तखमीना लगाया गया है, क्या एस्टिमेट्स हैं, कोई आपकी वर्किंग प्लानिंग इसके हवाले से है हुकूमत की कि कितना फंड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा और कौन से इसके लिए एवेन्यूज खोले गए हैं इस फंड को जमा करने के लिए? देखिए, मैं ये बहुत बड़ा बिलियंस पे है। अब मैं ये आपको कहूँ कि डोनेशन के ऊपर ये सारा बन जाएगा तो चीफ जस्टिस साहब की भी अच्छी रेपुटेशन है, मगर अभी तक जो फंड जो जमा हुआ है वो आपके सामने है। तो आप उतना कहें, उसे डबल कहें, मगर इस मिकदार में नहीं कह सकता जब तक गवर्नमेंट, जब तक बाहर के डोनर, जब तक इंटरनेशनल कुछ डोनर्स, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डैम के अंदर जो है वो इंटरनेशनली फर्म्स हैं जो हेल्प करती है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे बीमारी के टाइम पे मुख्तलिफ WHO आके मदद करता है, गावी आ जाके मदद करती है, यूनिसेफ करती है। ऐसे पानी के मसले के ऊपर भी, जैसे कैंसर की बीमारी होती है, वहाँ पे भी बाहर से कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। ऐसे पानी के मसले पे भी अगर लीडरशिप ऑनेस्ट है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे डोनर्स आते हैं। अब उसमें कितना पैसा जमा होता है अभी उसका तखमीना मैं नहीं समझता कि अभी कोई इस वक्त लगाया जा सकता है, मगर एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा पॉजिटिव जरूर उसको सेट किया गया है। शाहिद लतीफ साहब, आपके पास आना चाहूंगी। खैर मकदम कर रहे हैं पाकिस्तानी, चाहे वो बेशक पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क में इस वक्त रिहाइश पजीर हो, आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्स कितना वार्म होगा और इसके अलावा क्या एवेन्यूज खोले जा सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आगाज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, इनका माजी देखें तो एक बहुत लंबी जद्दोजहद है इनकी ज़िंदगी की। ख़ासकर क्रिकेट के बाद जब उसमें उन्होंने इतनी कामयाबियाँ हासिल कर ली और उसके बाद वो ये सोशल वेलफेयर के मैदान में आए, एक तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू कर दी और साथ ही साथ उनका वो जो एक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद पेशावर वाला हॉस्पिटल, फिर वो नमल यूनिवर्सिटी एक दूर दराज इलाके में मियांवाली जैसे में बना दी जो कि एफिलिएटेड है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ और अला तरीन तालीम का वहाँ बंदोबस्त है। इन सारी चीज़ों के लिए लोगों ने दिल खोल कर इनको पैसा दिया, तो ये इनका सोलो एफर्ट है और तनहा इन्होंने ये सारा सफ़र तय किया है। चूँकि लोगों को एतमाद है, जितना भी इन्होंने आज तक काम किया, लोगों को उन पर यह भरोसा था कि वो जो पैसे इन्हें दे रहे हैं वो सही जगह पर लगेंगे, उसमें कोई खुर्द बुर्द नहीं होगी। और फिर ये भी देखिए कि शौकत खानम का जो सरमाया आज भी उनको इतना सारा आता है, जो खर्चा है उस अस्पताल का, जो गरीबों के लिए खासकर मुफ्त इलाज भी करते हैं और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो लोग आज भी उनको इतना सरमाया देते हैं। उस हॉस्पिटल के चलाने के लिए सरमाया बहुत सारा बाहर से आता है, लोगों से आता है। शायद साहब, इसमें एक नुकता ये भी आता है कि जो वाटर डिप्लोमेसी की बात की जाती है, जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ डेवलप करनी है, वो सफारती ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान में हम नया पाकिस्तान जिसकी सिमत का सही तयन कर लिया गया, जिसमें तरजीहात को मेरे ख्याल में एक सही सीक्वेंस दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हम न्यू इंडिया का भी एक नारा सुन रहे हैं। तो आप समझते हैं कि न्यू इंडिया और नए पाकिस्तान में बेहतर वाटर डिप्लोमेसी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, उसने तो मैं नहीं समझता कि उसके यहाँ कोई वो इतना हमारा खैर ख्वाह है कि हमारी इस मामले में मदद करे। और जो वक्त था जहाँ खासकर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमें अपना हिस्सा लेना था, वो वक्त हमने इस तरह गवा दिया कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर मुकदमेबाजी होती रही और वो जमात अली शाह साहब जो उस टीम के इंचार्ज थे, वो ना जाने कैसे मुकदमे हार वार के बाहर चले गए। हमें उनका पता ही नहीं, पूरे मुल्क को पता ही नहीं था कि वो मुकदमे जो चल रहे हैं, वो भारत जो है वो मुकदमे जीत रहा है। हमने न जाने उसमें क्या किया कि हर तरफ हमारे जो है वो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। दर्जनों डैम्स इस दौरान वो बनाते रहे और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम अपना सारा पानी ज़ाया करते रहे। आज उन्होंने दुनिया में भी जो एक केस बनाया है वो यही है कि पाकिस्तान अपना सारा पानी दरियाओं और समुद्रों
की नजर कर देता है। तो जब इतना पानी जाया करता है ये, इसने आज तक अपने डैम नहीं बनाए, स्टोरेज की जगह नहीं बनाई, तो फिर इसको पानी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो आलमी बरादरी है वो भी आपका साथ नहीं दे रही। ये सब हमारा कसूर है। ना तो वो हमने मुकदमा सही तरह से लड़ा, ना हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बनाई। हम यानी जब पानी ज्यादा आ जाता है तो सैलाब के मामले हमारे मुल्क में चल पड़ते हैं, और जब पानी नहीं होता तो हमारे यहाँ खुश्कसाली का मामला आ जाता है। हम दोनों तरफ से ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा है कहा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में ये तासुर है कि हम पानी का ज़िया करते हैं और उसको हम क्योंकि संभाल नहीं पाते, तो हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं फॉर मोर वाटर। कैसे साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। लोग ये भी कहते हैं कि चाहे दिल खोल के एहतियात भी दिए जाएं, जैसे कि रमेश साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, हमें फिर भी इंटरनेशनल डोनर की जरूरत पड़ेगी अगर हम पाकिस्तान में इफेक्टिवली इन डैम्स को बनाना चाहते हैं। उसमें आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का, खासतौर पर डोनर कम्युनिटी का पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं और उसके लिए हमें क्या कुछ करने की जरूरत है? अब तक जो मैंने बात सुनी है आपके पैनलिस्ट की, मैं तकरीबन हर बात से इख्तलाफ करूंगा। पहली बात तो ये है कि पानी का कोई बहरान नहीं है, पानी की फराहमी का बहरान नहीं है, इस्तेमाल का बहरान है। हमें पानी इस्तेमाल करना नहीं आता। और जहाँ तक ये डोनर इंटरेस्ट है, हमें अपने वसाइल से अपने वसाइल से काम करना चाहिए, खैरात के इन्हिसार नहीं करना चाहिए। कैसे साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? आपने कहा इस्तेमाल का बहरान है, इससे आपकी क्या मुराद है? इनएफिशिएंट यूज है। 90% पानी जो है हमारा, वो हम इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, और वो जो 90% पानी है उसका 40% ज़ाया हो जाता है सोर्स से प्लांट रूट तक पहुंचने तक, क्योंकि हमारा जो है वो 200-250 साल पुराना इरिगेशन का निज़ाम है, फ्लड इरिगेशन। कि अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं, जिसमें एक बड़ी चीज आप सही कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग का भी मसला है, हमारी कनाल सिस्टम्स भी इसके अंदर पुरानी हैं, लेकिन अगर डैम्स बनते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ओवरऑल जो वाटर मैनेजमेंट है पाकिस्तान में वो अपग्रेड होती है इससे। डैम बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डैम पानी पैदा नहीं करते। उसकी स्टोरेज, आपने खुद कहा कि इनएफिशिएंट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी स्टोरेज तो बेहतर करनी है ना? नहीं, डैम इरिगेशन नहीं करता है। इरिगेशन का पूरा एक निज़ाम होता है। अब वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन जैसे फॉर एग्जांपल, इस तरह की कई टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम पानी इस्तेमाल करके भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग हो, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है और ये आबादी बतदरीज बढ़ रही है, तो हमें डेफिनेटली आगे वाले सालों के लिए प्लान करना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो कॉल है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, उसका एक बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स आया है। लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने पैगामात भेज रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की इस कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं। आइए कुछ ऐसे पैगामात सुनते हैं, फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। विल सी यू GHQ में मुनक़िद की गई, उसमें भी इमरान खान साहब ने बहुत की बातें की, कुछ अहम बातें की, उसको भी हम आपको सुनवाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े, लेकिन जब, और इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। जनरल बाजवा, आपका आज शुक्रगुजार हूँ। पहली दफ़ा मैं ऐसी फंक्शन पे आया हूँ। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। इदारों को मुस्तहकम बनाना है और उसी के साथ मुल्क मजबूत होगा। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इसके बारे में हम देखते रहे कि थ्रू आउट जब इलेक्शंस की कैंपेनिंग चल रही थी तब भी बात होती रही कि व्हाट इज़ दिस सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिवाइड इन पाकिस्तान। ये एक ऐसी डिफ़ॉल्ट लाइन है जिसको बार बार छेड़ा जाता है, जिसको इस्तेमाल करके मेरे ख्याल में अक्सर इन दोनों इदारों को आपस में एक तरह से लड़वाया भी जाता है। शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ा अहम नुक्ता उठाया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस पर बात की। हमने देखा कि
पहली दफ़ा शायद हुआ है कि GHQ की इस मरकज़ी तकरीब से प्राइम मिनिस्टर, द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया। आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने ये नुक्ता उजागर किया कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है फ़ौज की, ये उनको क्यों कर वाज़ेह करना पड़ा? देखें, मैं समझता हूँ इसमें दो नुक्ते हैं जो उन्होंने बहुत वजाहत से वहाँ पे बयान किए। एक तो उन्होंने ये कहा कि यानी पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको उन्होंने एक मिसाली इदारा कहा, और कहा कि ये वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा क्योंकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है, तो एक डिसिप्लिन अदारा जो अपना काम कर रहा है, और अदारा जो है वो अपना फंक्शन बड़े ऐसन तरीके से पूरा कर रहा है। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हमने चूंकि इदारे एक एक करके उनको तबाह कर दिया, और इदारों को तबाह करने की वजह यही रही कि उसके अंदर सियासी मुदाखलत रही, वो सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर जो भी हमने सरबराह लगाए इदारों में उनको हमने वफादारियों की बुनियाद पर लगाया, हमने उनको कोई मेरिट की बुनियाद पर नहीं लगाया कि जिसके तहत हम ये कहते हैं कि जी इनमें काबिलियत है और इनमें जो है वो इतनी ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि सियासी मुदाखलत एक इदारे के अंदर, लेकिन इल्ज़ाम लगाते हैं। रमेश साहब, आपकी तरफ ये सवाल लाना चाहूँगी कि जो PTI के मुखालफीन है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो बहरहाल और जिस तरह की सपोर्ट एक तासुर दिया जाता है कि शायद PTI को फ़ौज की तरफ से हासिल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तासुर क्यों कर इतना ज़्यादा उजागर किया जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि आदमी रियलिस्टिक नहीं बनता, और मुझे इन चीज़ों के ऊपर अफसोस होता है जब कोई इलेक्शन के अंदर हारता है तो वो हार नहीं मानता, और जो जीतता है वो अपनी खुशी मनाता है कि मैं जीत गया हूँ। रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि अगर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इदारे जो है वो मुझसे सेपरेट नहीं है। जब हारते हैं तो कहते हैं कि इदारों ने हमें हरा दिया। भाई, इदारों ने हरा दिया, आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपका दिल कहता है कि मुझे इदारों ने हरा दिया? मीन्स आपने कोई गलत काम किया है जो आपके इशारे उस तरफ जाते हैं। तो ये जो आदमी के दिल से ये बातें निकलती हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। इस मरतबा अगर इलेक्शन भी हुई, फ्री एंड फेयर हुई है, और हर बंदे का ये दिल मान रहा है, मगर फिर भी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो MNAs हैं, हमसे मिलते हैं, इंक्लूडिंग MQM वगैरह सब जो मिलते हैं, वो कहते हैं यार इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हुआ, लोगों ने वोट दिया, लोग तब्दीली के ऊपर आ गए। तो मैं समझता हूँ रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और इस तरीके से इल्ज़ाम बाजू से दूरियां बढ़ती हैं। अच्छा, एक और इल्ज़ाम की अगर रमेश साहब यहाँ पे बात की जाए, आपने पाकिस्तान के पार्लियामान में भी और सूबाई असम्बली में भी अक़लियतों को रिप्रेजेंट किया है। एक और वजह जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली हुकूमत ऐसा लगता है कि बैक फुट पे चली गई, डिफेंसिव पे चली गई है, वो इकनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड का मामला है, जिसमें हमने देखा कि आतिफ मियाँ साहब का पहले नामजद किया जाता है नाम, फिर उसको कल वापस ले लिया जाता है। इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी मेरिट की बालादस्ती जिसकी हमेशा से हुकूमत और ख़ास तौर पे PTI बात करती आई है वो नहीं हुई। क्या वजह है कि उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड में नहीं रखा गया? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? इस तरह बहुत ही ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा है, बड़े कहकर गए हैं कि कोई काम करने से पहले आप 10 मरतबा सोचो, मगर काम करने के बाद आप पछताओ नहीं, आप उसके ऊपर स्टैंड करो। मैं कहता हूँ आप या तो डिसीजन लें, नहीं डिसीजन लेने के बाद वापस नहीं होने चाहिए। और उन चीज़ों के नेशनल लेवल पे तो चलो ठीक है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, मगर इंटरनेशनली हम फिर बहुत पीछे चले जाते हैं जी। डिसीजन नहीं होता तो बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे कि ये डिसीजन होते। आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर यूनानिमसली पास बिल हुआ टू स्टॉप द फोर्स्ड कन्वर्जन। असेंबली का यूनानिमसली पास बिल जो है वो भी इन एहतजाजों की वजह से वापस करना पड़ा। और इंटरनेशनली जहां पे भी एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल गया तो लाजमी है, मैं तो कल भी मैंने अपना कॉलम जंग में लिखा है कि हमें प्यार है पाकिस्तान से, आज भी मैंने लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की धरती के खिलाफ हम तो बाहर नहीं बात कर सकती। फिर हम और उनको गोल मोल करके जवाब देते हैं, मगर इंटरनेशनली उनको
बहुत हाईलाइट किया जाता है कि ये क्यों चीज हुई। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ऐसी चीजें ऐसे मिसफायर नहीं होनी चाहिए जिससे हम MLN से आपका ताल्लुक है और एक सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हमें नजर आई। पहले इस बात पे एतराज था कि आतिफ मियां क्यों इस इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, और जब हमने ये देखा कि उनकी नामजदगी वापस ले ली गई है तब भी उतना ही बड़ा वबाल मचा है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? रहमान, बहुत शुक्रिया। असल में आतिफ मियां जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालिफत करते हैं, जो पाकिस्तान के आइन में कादियानियों के हवाले से 1974 की तरमीम है उसके हवाले से जो मुखालिफत करते हैं, ये चीज़ बनी है कौम की गालिब अक्सरियत की तरफ से उनकी मुखालिफत की और इमरान खान को पीछे हटना पड़ा। तो ये बात ज़रूर है कि उन्हें सोचना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को बहुत से मामलात का इल्म ही नहीं है। वो आइन को भी अच्छी तरह से नहीं जानते, अगरचे उन्होंने ये कहा है कि मैंने कुरान उन्होंने पढ़ी हुई है कुरान पाक, लेकिन अगर कुरान पाक उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा होता तो वो खत्म नबीयीन तो ठीक पढ़ते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हों उनसे गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात, इदारों के सियासी होने की या सियासी मुदाखलत की बात आपने शुरू उठाई है। देखें, पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत की परवेज़ मुशर्रफ ने, फिर जब वो अदलिया बहाल हुई नवाज शरीफ साहब ने उसके लिए लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद आज तक अदलिया में कोई मुखालिफत नहीं हुई। अदलिया का अपना एक निज़ाम है, फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहाँ जजों का तकर्रुर और चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो रहा है। इसी तरह से फौज में कहाँ मुदाखलत है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शनों का फ्री एंड फेयर होने का ताल्लुक है, जो लोग ये दावा करते हैं, कम अज कम आर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अब सारी दुनिया के सामने रख दी है, वो जिसने 90% फॉर्म 45 पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके दस्तखत ही नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर कोई ये दावा करे कि फ्री एंड फेयर है तो फिर वो जरा। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने खुद ही तो कहा कि अदलिया आज़ाद है, ये तमाम मामला तो अदलिया के सामने जाने हैं। इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तो कहा कि आप जिस हल्के की बात करेंगे, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको खोला जाएगा। बहरहाल एक लंबी डिबेट है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके ये बात भी करेंगे कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक ऐसी डिफ़ॉल्ट लाइन है जिसको बार बार मेरे ख्याल में मुल्क के गैर इंटरेस्ट में यूज़ किया जाता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है रादर। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अमेरिका का एक बहुत ही अहम सफारती दौरा पाकिस्तान में हुआ जो कुल 4.5 घंटे तक चला ऑन 5 सितंबर। उसके क्या अहम निकात हमारे सामने आए हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ हम बात कर रहे हैं अहम फैसलों की और अहम पैगामात की। एक और अहम पैगाम पाकिस्तान का जो दौरा किया अमेरिका ने, एक अहम सिफारती दौरा था ये, और इसके हवाले से बहुत बात की जा रही थी। शुरू में कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन 4.5 घंटे की ये जो विजिट रही माइक पॉम्पियो की, उसके हवाले से बात करेंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब खुर्शीद कसूरी साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये नया दौर है जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का शुरू होने को है, और इसमें मौजूदा हुकूमत के लिए इनकी पहली मुलाकात थी। बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी, और कुछ क़यास आराइयाँ थी कि शायद डू मोर की बात की जाएगी, लबो लहजे से जो हमने ब्रीफिंग प्रेस ब्रीफर सुना, उसमें आपके क्या तासुरात हैं उस हवाले से? नहीं, मैं तो जो तस्वीरें आई हैं वो अच्छी थी, जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में आई हैं, एक रिलैक्स मूड में थे सारे। मैंने तो वही देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे इमेज गई है कि वहाँ सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पे थी। जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर तो थे ही थे, उनसे तो अलहदा बायलैटरल बातचीत भी हुई थी, और फिर इनकी भी मीटिंग हुई है। लेकिन वहाँ सब इकट्ठे थे प्राइम मिनिस्टर की दफ्तर में, तो मैं तो समझ रहा हूँ तो बॉडी लैंग्वेज एक रिलैक्स सी थी, उसमें टेंशन नज़र नहीं आ रही थी।
वेरी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। लतीफ़ साहब, आपके पास भी यही सवाल लाना चाहूँगी कि देखें, बार बार पाकिस्तान के हवाले से यही बात की जाती है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पे होना ये एक अच्छा तासुर तो देता है, और ख़ास तौर पे जब हम खित्ते में पाकिस्तान के रोल के बारे में बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या पेशरफ्त देखते हैं इस सफारती दौरे के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बिल्कुल ये अलग रहा है माजी में कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस ज़्यादातर उनका जो पीरियड गुजरा वो एक स्ट्रेंड किस्म का पीरियड जो है गुजरा। कल देखा आपने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो GHQ में थे और उन्होंने 6 सितंबर के मौके पे वो तकरीर की, तो उन्होंने खुलेआम ये बात कर दी कि ये जो इस तरह की मिथ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी उनकी तरफ से जहाँ तक मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर तक का ताल्लुक़ है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि ऐसी कोई फ़ौज और जो सिविलियन लीडरशिप है उसके दरमियान किसी किस्म का वो मिलिट्री रिलेशंस का मसला नहीं है। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि कम से कम जो मौजूदा हुकूमत है वो हरगिज़ इस तरह के मामले को नहीं चाहती, और माजी में जिस तरह की चीज़ें हुई वही सियासी माहौल का पैदा होना और उसके अंदर फिर अजीब अजीब फ़ौज के बारे में नाम दिए जाना, इसको कभी खलाइक मखलूक कह देना, कभी नादीदा कुव्वत कह देना, और फिर वो जो डॉन लीक्स का मामला आपने देखा कि एक तरफ फौज जो है वो एक रस्सा कशी किसी कैफियत लगती है, ऐसा लगता है कि पावर और ख़ास तौर पे पॉलिसीज़ को लेके कुछ कहीं ना कहीं तनाव की सूरत है, जैसा आपने खुद इशारा दिया कि स्ट्रेन रिलेशनशिप्स थे। लेकिन शायद साहब एक और बयान जो हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का आया और उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब फॉरेन ऑफिस में ही बनेगी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? फॉरेन मिनिस्टर ही हमारे 4.5 साल के लिए नहीं बनाए गए, और जब हम सवाल मुख्तलिफ मौक़े पर करते थे तो यही कहा जाता था कि जी हम यानी फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ क्यों ध्यान दें और हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है उसको क्यों इतनी अहमियत दें, फ़ॉरेन पॉलिसी तो हमारे हाथ में ही नहीं है जी। तो इस तरह के जो सवालात हैं ये खड़े किए जाने मैं समझता हूँ कि ये अजीब सा माहौल पैदा करने वाली बात है, और पाकिस्तान ने इससे बड़ा नुकसान उठाया है। अब आप देखिए कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं और बाहर से जो फॉरेन सेक्रेटरी आए, कितनी एक अहम उनके साथ मीटिंग हुई, कितनी गुफ्तगू हुई, और उसके इंशाअल्लाह नताइज भी आगे सही आप देखेंगे। और जब आपके वजीर खारजा ही नहीं होंगे और दफ्तर खारजा को आप अहमियत ही नहीं देंगे, तो फिर खासकर अमेरिका जैसे मुल्क के साथ जिनके साथ हमारे इतने मामलात जो हैं वो बड़े अरसे से तनाव का भी शिकार हैं, फिर पाकिस्तान की आइसोलेशन का जो जिक्र हम बार बार करते हैं, तो जब तक आप खारजा पॉलिसी और खारजा उमूर पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। और अब यही बात अगर मैं वो उन्होंने बड़ी सही बात की लेके जाना चाहूंगी कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जी रमेश साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात की है जी, हाँ, इन दोनों बातों देखो, ये फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि इदारे जो है वो हमेशा पाकिस्तान के असासे होते हैं, और हम जब उनको गैर समझते हैं तो फिर ये सारे डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमेशा फॉरेन ऑफिस में बनती है, मगर दुनिया के अंदर अगर अमेरिका में भी पॉलिसी बनती है तो CIA और पेंटागन से उनकी जो इनपुट उनका शामिल होता है। अगर लंदन में बनती है तो MI6 का इनपुट शामिल होता है। यहाँ पे जब हम इतनी दूरियां रखते हैं, जब हमारे अंदर साफ नहीं होते हैं तब, और अगर हम जाके खुद अपने इदारों के बारे में अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर जो है इंटरनेशनली भी हम अपना इमेज खराब करते हैं, अपने मुल्क को भी कमजोर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रवायत डाली गई है जी, रवायत डाली गई है कि, और इसलिए होना ये चाहिए कि आप कम से कम अपने मुल्क से वफादार बने। जब आप मुल्क से वफादार बनेंगे तो कम से कम मुल्क के हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी सही तो आप दुनिया से किसी से मदद नहीं मांगोगे, दुनिया में जाके आप अपने इदारों की बुराई नहीं करोगे। आपकी अगर सफाई की बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी तो शायद लतीफ़ भी आपके साथ खड़ा होगा, मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा। रमेश साहब यही बात मैं आगे लेके जाना चाहूंगी, खास तौर पे इस खित्ते की बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये मतलब नहीं है साहब, ये सवाल मैं आपके पास आना चाहूंगी कि पाकिस्तान और ये अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन किस तरह आप समझते हैं कि इस मुलाकात में भी ये टॉप ऑफ द एजेंडा बात रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे रोल ऑफ पाकिस्तान इन दिस पीस बिल्डिंग प्रोसेस, वो आप किस तरह उभरता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, जो अमेरिका ने 2-3 चीज़ें जो ख़ास तौर पर नज़र आई हैं, बल्कि जो एक वाहिद चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एलिस वेल्स जो हैं अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी मुलाकात हुई है तालिबान की क़यादत के साथ जी। इससे पहले वो मिलने को नहीं तैयार थे। अभी भी इस पे वो हीले बहाने कर रहे हैं जी, वो इस सिलसिले मिली उस सिलसिले मिली। असली बात यह कि उनकी मुलाकात हुई है। इससे अब पता चलता है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि तालिबान से बातचीत किए बगैर मामलात हल नहीं होंगे, और पाकिस्तान ये बहुत देर से कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ये वाजे करना पड़ेगा कि जनाब हम उन पे हुक्मरानी तो नहीं करते। वो तो हमारी उस वक्त भी बात नहीं सुनते थे जब तालिबान की हुकूमत थी, और मुल्ला उमर की हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पे उसका दारोमदार था, लैंडलॉक्ड मुल्क था। उसको दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क उसको रिकग्नाइज करते थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, और यूएई और सऊदी अरब के सफ़ीर नहीं थे। वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जिसका सफ़ीर था। उस वक्त वो हमारी बात नहीं मानते थे। तो ये कह लेना कि वो हमारी बात मान लेंगे, जो लोग शहीद होने को तैयार हों वो किसी की बातें नहीं मानते। हाँ, हम पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पे अपने मफाद में है कि हम उनको समझाएं, तरगीब दें, और अमेरिका को ये समझाएं कि जनाब हम हर वो काम करने को तैयार हैं कि वो टेबल पे आए, कोई एक पुरअमन इसका हल निकले, लेकिन हम पे ये अंदाज़ा लगा लेना कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात गलत है। और शुक्रिया खुशूद कसूरी साहब और शाहिद लतीफ़ साहब और रमेश कुमार साहब, ये बड़े अहम नकात हैं जो आपने यहाँ पे उठाए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी तरजीहात हैं, अपने चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में इसी ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि अमेरिका अक्सर ये नारा लगाता है, ये मंत्रा बोलता है डू मोर, लेकिन हमारी एक अपनी कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी के साथ साथ बेशक हम अपना सफारती वेट डालेंगे और हमारा एक अहम किरदार है इस खित्ते में, लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी तरजीहात भी हैं, हमारी अपनी ज़रूरियात भी हैं। और उसमें हमने देखा कि चाहे वो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पानी की किल्लत हो, ये वो तरजीहात हैं जो ये नई हुकूमत एक नई सिम दे रही है और उनको बड़े वाज़े अंदाज में कौम के सामने रख रही है। एक दफ़ा फिर आप सबका इस प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि इन्हीं प्रायोरिटीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे और इस कौम के लिए इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे। मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।